Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher. Dear students, as you know that we have started the chapter 3 electoral politics means Chunavi Rajniti. In this chapter we have reached here what makes election in India democratic. This is the today's concept. क्या चीज़ भारत में चुनाव को लोकतांत्रिक बनाती हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम ये कह सकें कि भारत के जो चुनाव हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे हैं। वी गेट टू रीड अ लॉट अबाउट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। हमने अब तक ये पढ़ा कि चुनाव के दौरान काफ़ी कुछ गलत तरीके अपनाए जाते हैं। न्यूज़पेपर एंड टेलीविज़न रिपोर्ट्स ऑफन रेफर टू सच एलिगेशंस। आमतौर पर हम देखते हैं न्यूज़पेपर अखबारों के अंदर और टीवी के ऊपर जितने भी टीवी चैनल्स हैं जो कि न्यूज़ शो करते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगाए जाते हैं। एलिगेशन होते हैं बेटा किसी के ऊपर दोष लगाना कि उसने ये गलत काम किया, उसने वो गलत काम किया, तो ये इस टाइप के दोषारोपण होते रहते हैं। मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर अबाउट द फॉलोइंग। और ज़्यादातर ये रिपोर्ट किससे रिगार्डिंग होती हैं? इंक्लूजन और फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर लिस्ट। आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो वोटर लिस्ट होती है उसमें गलत लोगों के नाम फीड कर दिए जाते हैं और जो सही पर्सन हैं यानी जो वोटर्स हैं उनके नाम उस वोटर लिस्ट में से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो कई बार ऐसी भी शिकायत देखने को मिलती है। मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी। कई बार हम सुनते हैं कि रूलिंग पार्टी जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो सरकारी सुविधाएं हैं उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये चुनाव प्रचार के दौरान की बातें हैं बेटा जो न्यूज़पेपर और मीडिया में हाईलाइट होती रहती हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज एंड ज़्यादा से ज़्यादा हम ये भी सुनते हैं कि जो अमीर कैंडिडेट होते हैं यानी जो चुनाव लड़ रहे होते हैं और जो बड़ी बड़ी राजनीतिक दल हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं चुनाव के दौरान। एंड इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स। और कई बार ऐसे भी सुनने में आता है कि मतदाताओं को डराया धमकाया जा रहा है। इंटिमिडेशन का मीनिंग होता है थ्रेटनिंग। एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। और ये भी सुनने में आता है कि चुनाव के दिन हेरा फेरी हो गई यानी वोटों के लिए गलत तरीके अपनाए गए और गलत तरीके से वोट को अपने बैंक उसमें अकाउंट में डलवाया गया। मैनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर करेक्ट। इनमें से बहुत ज़्यादा जो रिपोर्ट्स हैं वो सही भी हैं। वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड और सी सच रिपोर्ट्स। हमें बहुत बुरा लगता है जब हम ऐसी खबरें पढ़ते हैं या फिर देखते हैं जब ये रिपोर्ट्स आती हैं सामने। बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच ए स्केल सो एज टू डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ द इलेक्शन। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये इतने बड़े लेवल पर नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हम इसकी वजह से जो चुनाव का उद्देश्य होता है उसको भूल जाए। मीन्स चुनाव का उद्देश्य है सही प्रत्याशियों का जीत कराना और उसमें अगर हम ये देख पा रहे हैं कि ये कुछ छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं किसी किसी एरिया में, लेकिन हर जगह पर ऐसा नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी भी स्थिति कंट्रोल में है। दिस बिकम्स क्लियर इफ़ वी आस्क अ बेसिक क्वेश्चन। ये इस बात से भी स्पष्ट हो जाता है जब हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, कैन अ पार्टी विन an election and come to power not because it has popular support but through electoral malpractices। क्या किसी राजनीतिक दल को ज़्यादातर जीत इस वजह से मिली है क्योंकि वो पॉपुलर है या फिर इस वजह से मिली है कि उसने गलत तरीके अपनाए हैं? तो कोई भी माल प्रैक्टिस करने वाली पार्टी हो लेकिन ओवरऑल उसकी जो विक्ट्री है वो डिपेंड करती है कि वो कितना फेमस है, पब्लिक के बीच में पॉपुलर कितनी है और उसके लीडर्स कितना काम करके जनता में अपनी जगह बना चुके हैं। लेट अस केयरफुली एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट देखिए, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। हमारे देश के अंदर एक स्वतंत्र चुनाव आयोग है जो कि सेंट्रल लेवल पर होने के साथ साथ फ्री भी है, यानी वो आज़ादी से अपना काम कर रहा है।
One simple way of checking whether elections are fair or not is to look at the who conducts election. सबसे पहले इस बात को चेक करने के लिए कि चुनाव किस प्रकार से हो रहे हैं हमारे, तो हमें ये चेक करना होगा कि इन इलेक्शंस को करवाता कौन है, यानी ये चुनाव किसकी लीडरशिप में हो रहे हैं. आर दे इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, क्या वो सरकार के प्रेशर से फ्री हैं, यानी सरकार का उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है. और कैन द गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस और प्रेशराइज देम, और या फिर जो मौजूदा शक्ति इस्तेमाल करने वाला जो दल है या फिर जो सरकार है, क्या वो इसके काम को प्रभावित करती है या इसके ऊपर प्रेशर बनाती है. डू दे हैव एनफ पावर्स टू बी एबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, क्या वो पर्याप्त रूप से शक्ति का इस्तेमाल कर पाते हैं फ्री फेयर इलेक्शन करवाने में. यानी ये चुनाव आयोग की बात की जा रही है कि चुनाव आयोग क्या आज़ादी से अपना काम कर पा रहा है, क्या वो अपनी सारी शक्तियां इस्तेमाल कर पा रहा है ताकि देश के अंदर साफ स्वच्छ चुनाव करवाए जा सकें. डू दे एक्चुअली यूज दीज पावर्स, क्या वो वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग कर पाता है. The answer to all these questions is quite positive for our country. और इन सभी क्वेश्चन के आंसर अगर हम आंसर देखें तो वो बिल्कुल सकारात्मक आता है हमारे देश के संदर्भ में, क्योंकि हमारे देश में ये सारी चीज़ें, ये सारी व्यवस्था बनी हुई है. In our country, elections are conducted by an independent and very powerful election commission. हमारे देश के अंदर एक बहुत ही स्वतंत्र और शक्तिशाली संस्था, जिसे हम चुनाव आयोग कहते हैं, उसके द्वारा देश में चुनाव करवाए जाते हैं. It enjoys the same kind of independence. ये बिल्कुल वैसे ही स्वतंत्र है जैसे कि हमारे देश के अंदर जुडिशरी फ्रीडम को एंजॉय करती है. मीन्स हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसे CEC भी कहा जाता है, इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हमारे देश के राष्ट्रपति जी द्वारा चुनाव आयोग के जो कमिश्नर हैं उनकी नियुक्ति करवाई जाती है. But once appointed, the chief election commissioner is not answerable to the president or the government. एक बार जब इलेक्शन कमिश्नर जब नियुक्त हो जाता है, उसको पोस्ट पर बिठा दिया जाता है, तो उसके बाद वो किसी भी सरकार के लिए या प्रेसिडेंट के लिए उत्तरदायी नहीं होता. यानी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है फिर उनके लिए, वो तो सीधा अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब यहाँ पर even if the ruling party or the government does not like what the commission does, हालांकि कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो इलेक्शन कमिश्नर काम करता है जिस तरीके से, कई बार सरकार उससे खुश नहीं होती या रूलिंग पार्टी उससे खुश नहीं होती. इट इज़ virtually impossible for it to remove the CEC. लेकिन फिर भी सरकार के लिए ये संभव नहीं है कि वो CEC को हटा दे, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की पावर भी गवर्नमेंट के हाथों में नहीं होती. वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशंस इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रेंजिंग पावर्स एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इस लाइन को आप अंडरलाइन कीजिए बेटा. ये जो लाइन है ये क्वेश्चन के रूप में डाली जा सकती है और इसका आंसर बेटा ये जो नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं ये इसके आंसर हैं कि संसार के अलग अलग जो चुनाव आयोग हैं संसार के अलग अलग देशों में, उनमें से कुछ ही चुनाव आयोग ऐसे हैं जिनके पास इतनी पावर है जितनी कि भारत में चुनाव आयोग यूज कर रहा है. तो ये बात हम कैसे कह सकते हैं, इस स्टेटमेंट के पक्ष में तर्क दीजिए. तो ये सारे पॉइंट्स इसके आंसर बन जाएंगे. EC takes decisions on every aspect of conduct and control of elections from the announcement of the elections to the declaration of results. हमारा जो चुनाव आयोग है वो चुनाव को कैसे करवाना है या चुनाव का नियंत्रण करने से संबंधित या चुनाव की घोषणा करने से संबंधित और रिजल्ट तक सारा काम अपनी मर्जी से अपने तरीके से डिसीजन लेता है. यानी इसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है. ये अपने हिसाब से जो इलेक्शन एक्टिविटीज़ होती है उन्हें कंडक्ट करवाता है और इलेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इलेक्शन की अनाउंसमेंट करता है, रिजल्ट की भी डिक्लेरेशन करता है. इसे कोई भी इसके लिए गाइडलाइन नहीं देता. इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट. ये कोड ऑफ कंडक्ट यानी चुनाव की जो नियमावली है, यानी चुनाव आचार संहिता जिसे हिंदी में कहा जाता है, उसको लागू करवाता है. एंड पनिशेज एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट.
और हर उस व्यक्ति को जो कि कैंडिडेट के रूप में खड़ा हुआ है या फिर राजनीतिक दल को ये सज़ा भी देता है जो इसके नियमों का पालन नहीं करते, इसके नियमों को भंग करते हैं। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द EC कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइन। चुनाव प्रचार के दौरान जो इलेक्शन कमीशन है वो सरकार को भी कुछ दिशा निर्देश देता है, कुछ नियम उसको फॉलो करने के लिए बोला जाता है सरकार को। टू प्रिवेंट यूज एंड मिसयूज ऑफ गवर्नमेंटल पावर, ताकि सरकारी शक्ति का प्रयोग किया जा सके और उसके मिसयूज को रोका जा सके। सरकार द्वारा जो सरकारी शक्ति है या मशीनरी है उसका ज़्यादा यूज अपने फेवर में ना हो जाए, इस चीज़ को रोकने की ये कोशिश करता है और कोशिश करता है कि इलेक्शन जो है फेयरली चांसेस रहें सबके लिए, कि कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट अपने फ्रीली उसमें कंटेस्ट कर सके और वो चुनाव जीत सके। टू ट्रांसफ़र सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये कई बार ऐसा भी काम करता है कि जिन व्यक्तियों पर शक होता है कि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल सरकार के साइड ले लेंगे चुनाव के दौरान, उनका ये ट्रांसफ़र भी कर देता है। व्हेन एन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ EC, जब चुनाव शुरू हो जाते हैं, इलेक्शन की ड्यूटी लगती हैं, तो सरकारी कर्मचारियों को जो काम पर लगाने की ड्यूटी इलेक्शन कमीशन की हो जाती है। एंड नोट द गवर्नमेंट, उस समय सरकार उनको काम नहीं बता सकती, उस समय सिर्फ चुनाव आयोग सरकारी कर्मचारियों से काम ले सकता है। इन द लास्ट 25 years or so, the Election Commission has begun to exercise all its power and even expand them. पिछले 25 सालों से और अब भी ऐसा हो रहा है कि चुनाव आयोग हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है और इसकी शक्तियाँ हर साल बढ़ती जा रही हैं। इट इज़ वेरी कॉमन नाउ फॉर द इलेक्शन कमीशन टू रिप्रीमेंड द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देयर लैप्सेज। तो ये भी खास बात है, एक कॉमन बात हो चुकी है, एक साधारण सी बात हो गई है कि इलेक्शन कमीशन जो है सरकार को अपने गलत कामों को सुधारने के लिए या प्रशासन में आई कमियों को सुधारने के लिए गाइडलाइन देता रहता है। When election officials come to the opinion that polling was not fair in some booths or even an entire constituency, they order a repoll. जब उस चुनाव आयोग ये सुनिश्चित कर लेता है कि सभी तरीके से सभी काम सही हुए हैं और अगर फिर भी उसे ये रिपोर्ट मिलती है अपने अधिकारियों से कि किसी पोलिंग बूथ पर गलत तरीके अपनाए गए या फिर उस पूरे चुनाव क्षेत्र का जो वोटिंग थी वो फ्रॉड थी, तो ऐसे में चुनाव आयोग उसको दोबारा वोटिंग के लिए आदेश भी दे सकता है। रीपोल का मीनिंग होगा दोबारा वोट डालने का आदेश देना। द रूलिंग पार्टी जो ऑफन डू नॉट लाइक व्हाट द EC डज, आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो मौजूदा सरकार की जो राजनीतिक दल होता है जिसका रूल चल रहा है, जिसकी सरकार बनी हुई है, वो इलेक्शन कमीशन के कामों को पसंद नहीं करता। बट दे हैव टू ओबे, परंतु उसे उसके नियम मानने पड़ते हैं, सरकार को भी चुनाव आयोग के नियम मानने पड़ते हैं। दिस वुड नॉट हैव हैपेंड इफ़ द EC वॉज नॉट इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल, ये तब पॉसिबल नहीं होता अगर EC इंडिपेंडेंट नहीं होता या पावरफुल नहीं होता। यानी इलेक्शन कमीशन अगर स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहा होता या इसके पास पावर नहीं होती, ऐसी अवस्था में सरकार को दबाना या सरकार से नियमों का पालन करवाना इसके लिए मुश्किल हो जाता। अब नेक्स्ट पेज पर आप देख पा रहे हैं पॉपुलर पार्टिसिपेशन के थ्रू भी हम जान सकते हैं कि हमारे देश के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक हैं या नहीं हैं। उसमें क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि जो पब्लिक है वो कितनी एंथुजियास्टिक है इलेक्शन के लिए, यानी कितने जोश के साथ वोट डालती है या कितने % वोट डलते हैं, उसके बेसिस पर भी हम ये जांच सकते हैं कि हमारे देश के इलेक्शन फेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। Another way to check the quality of the election process is to see whether people participate in it with enthusiasm। फिर दूसरा तरीका ये है कि अपने चुनाव की गुणवत्ता को चेक करने का कि ये जो चुनावी प्रक्रिया है ये सही ढंग से काम कर रही है या नहीं। इसमें ये देखा जाता है कि लोग कितने जोश खरोशों के साथ, यानी कितने उत्साह के साथ इसमें भाग लेते हैं और वोट डालने जाते हैं।
If the election process is not free or fair, people will not continue to participate in the exercise. अगर यहाँ पर इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं होते तो लोग भी खुलकर वोट डालने नहीं जाते, या लोग इसमें जितना इतना जोश नहीं दिखाते, उत्साह नहीं होता उनमें वोट डालने के लिए. Now read the charts and draw some conclusions about the participation in India. इन चार्ट्स को पढ़िए और इसके बाद जो है एक निष्कर्ष निकालिए कि भारत में किस प्रकार से लोगों का जो है ये आप देख सकते हैं कि कैसे हम भारत के लोग कितने जोश के साथ इलेक्शन में भाग लेते हैं. फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ पर पॉइंट एक और दिया हुआ है. पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर्स टर्नआउट फिगर्स. आमतौर पर लोगों का सहभागिता चुनाव के दौरान वो चुनाव में किस रूप में भाग लेते हैं वो वोटर टर्नआउट फिगर से भी जाना जा सकता है, उससे मेजर किया जाता है. वो वोटर टर्नआउट क्या होता है? टर्नआउट इंडिकेट्स द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट. टर्नआउट किसको सूचित करता है कि जो योग्य मतदाता थे उनका कितना प्रतिशत वोट आया, यानी उन्होंने कितने योग्य उम्मीदवारों ने या योग्य व्यक्तियों ने जो वोट दे सकते, योग्य मतदाताओं ने कितने प्रतिशत वोट कास्टिंग की, यानी अपने मत दिए. ये टर्नआउट कहलाता है बेटा. ओवर द लास्ट 50 ईयर्स, 50 साल से ज़्यादा समय हो चुका है. द टर्नआउट इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैज़ डिक्लाइन. यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में तो ये जो इलेक्शन का टर्नआउट होता है ये 50 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है. यहाँ पर तो ये कम होता जा रहा है, यानी लोगों का जो एक एक्साइटमेंट होती है वोटिंग के लिए वो ख़त्म होती जा रही है. जबकि भारत में ये जो टर्नआउट है ये हर 5 साल के बाद थोड़ा सा चेंज दिखाई देता है, या तो स्टेबल पोजीशन में है या फिर बढ़ता जा रहा है. एक्चुअली गोन अप, वास्तविक में ये बढ़ता जा रहा है. तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि उत्साह कब बढ़ता है, जब कोई चीज़ सही ढंग से हो रही होती है. कुछ गलत होता है तो लोगों के मन में शंकाएं पैदा होती हैं, तो फिर वो इतना जोश के साथ काम नहीं करते. फिर सेकंड पॉइंट ये है बेटा, इन इंडिया द पुअर, इलिटरेट एंड underprivileged people vote in larger proportion as compared to the rich and privileged section. भारत के अंदर एक उल्टी स्थिति है बेटा. यहाँ गरीब, अनपढ़ लोग और जो जिन्हें सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं ऐसे लोग तो ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं वोट डालने में की प्रोसेस में, जबकि रिच और जो प्रिविलेज सेक्शन है यानी जो अमीर वर्ग के लोग हैं जिन्हें सुविधाएं ज़्यादा प्राप्त हैं वो लोग कम वोट डालते हैं. दिस इज़ इन कंट्रास्ट टू वेस्टर्न डेमोक्रेसी. ये पश्चिमी देशों की जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उनसे उल्टी स्थिति है. फॉर एग्जांपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर हम उदाहरण के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात लें तो वहाँ पर पुअर पीपल जो हैं और अफ्रीकन अमेरिकन्स जो हैं और जो यहाँ पर हिस्पैनीज हैं वो बहुत कम वोट डालते हैं, जबकि रिच और वाइट पीपल वहाँ पर ज़्यादा डालते हैं. यानी उल्टी स्थिति है, वहाँ रिच और वाइट पीपल ज़्यादा वोट कास्ट करते हैं, हमारे इंडिया में पुअर, इलिटरेट, अंडर प्रिविलेज पर्सन्स ज़्यादा वोट कास्ट करते हैं. फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, थर्ड जो है आप देख सकते हैं, कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू इलेक्शन. हमारे देश के अंदर जो आम जनता है, जो आम लोग हैं वो चुनाव को ज़्यादा महत्व देते हैं. दे फील दैट थ्रू इलेक्शंस दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज टू अडोप्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फेवरेबल टू दैम. उन्हें लगता है कि इन चुनाव के जरिए वो अपने प्रतिनिधियों या राजनीतिक दलों पर अपने फेवर वाली पॉलिसीज़ को या प्रोग्राम को लागू करने के लिए दबाव बना सकते हैं. They also feel that their vote matters in the way things are run in the country. उनको ऐसा भी लगता है कि जैसे उनके एक वोट की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि वो अपने पूरे देश की व्यवस्था को वो सेट कर सकते हैं अपने वोट के जरिए. मीन्स ऐसे प्रतिनिधियों का वो चुनाव कर सकते हैं जो उनके लिए सोचे. तो यानी वो चीज़ों को बदलने की क्षमता में विश्वास रखते हैं कि उन्हें लगता है कि हमारे वोट से ही चीज़ें बदलेंगी तो हमें वोट डालने चाहिए. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखिए बेटा ऊपर, द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स. साल दर साल हम देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जो मतदाता हैं यानी वोटर्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, उनका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है.
During the 2004 elections, more than 1/3 voters took part in a campaign-related activity. चुनाव प्रचार की जितनी भी गतिविधियां 2004 के चुनाव के दौरान हुई थी, उसमें हमने देखा था कि पूरे भारत की 1/3 वोटर्स जो हैं, 1/3 हिस्सा जो मतदाता हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर इन रैलीज में भाग लिया, मीटिंग्स को अटेंड किया और जो हमारे लीडर्स हैं उनकी बातों को ध्यान से सुना. More than half of the people identified themselves as being close to one or the other political party. और आधे से ज़्यादा लोग अपने आप को किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं या अपने आप को उनके साथ संबंधित मानते हैं. 1 out of every 7 voters is a member of a political party. और एक और चीज़ बता देते हैं, हर 7 मतदाता में से एक मतदाता ऐसा मिलेगा जो किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य होगा, यानी उसने पार्टी ज्वाइन कर रखी होगी. तो यहाँ से भी ये चीज़ साबित हो रही है कि हमारे देश के अंदर कितना जोश है, और ये जोश तभी है जब यहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, या फिर हमें अपनी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पर और अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर और यहाँ पर जो पोलिंग हो रही है या इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर ट्रस्ट है. अगर ये ट्रस्ट है तभी ये सक्सेसफुल है. अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे इंडिया के जो इलेक्शन हैं वो डेमोक्रेटिक हैं या नहीं, वो है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, यानी चुनाव का जो रिजल्ट है उसको स्वीकार करना. विरोधी पार्टी जो होती हैं, जो हार गई होती हैं इलेक्शन में, वो हारने के बाद भी अगर रिजल्ट को इसमें पॉजिटिवली लेती हैं और इस डिफीट को एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो और वोटर की विश समझकर ये बात मान लेती है कि हम हार चुके हैं क्योंकि जनता ने हमें नहीं चाहा, तो ये चीज़ भी साबित करती है. और जो बार बार हमारी रूलिंग पार्टीज़ हैं वो इलेक्शन हार जाती हैं और दूसरी पार्टी की सरकार बनती है, ये चीज़ भी हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये साबित करने में महत्वपूर्ण है कि हमारे देश के जो चुनाव हैं वो साफ और स्वच्छ तरीके से करवाए जा रहे हैं. One final test of the free and fairness of election has in the outcome itself. और दूसरा इसकी जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात जहाँ तक है, वो इसका रिजल्ट ही इसको शो कर रहा है. इफ़ इलेक्शंस आर नॉट फ्री और फेयर, अगर यहाँ पर चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं हो रहे होते या फ्रीली नहीं हो रहे होते, आज़ादी से नहीं हो रहे होते, तो यहाँ का रिजल्ट भी जो है पावरफुल पर्सन्स के फेवर में हो जाता है. यानी चुनाव का रिजल्ट बिल्कुल हमेशा अमीर जो कैंडिडेट्स के हाथ में रहता, यानी वो ही जीतते रहते हमेशा. इन सच ए सिचुएशन द रूलिंग पार्टी डू नॉट लूज इलेक्शन. ऐसी स्थिति में तो कभी भी जो जिसकी सरकार है उसकी जो है वो कभी भी पावर लूज नहीं करेगा, मीन्स वो कभी भी इलेक्शन लूज नहीं करेगा, कभी वो चुनाव में हारेगा ही नहीं. यूजुअली हम देखते हैं कि आम तौर पर क्या होता है कि हमारे देश के अंदर जितनी भी रूलिंग पार्टीज़ हैं, हर 5 साल के बाद या हर 10 साल के बाद और ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल के बाद अपने चुनाव के दौरान वो हारती भी हैं या फिर दूसरे तरीके से वो पावर गेन करने की कोशिश करते हैं, जो कि ये साबित करता है कि यहाँ पर जो है यूजुअली लूजिंग पार्टी जो होती है डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ रिग्ड इलेक्शन. मान लो हम ये भी कह देते हैं कि यहाँ पर इलेक्शन में कुछ गलत तरीके अपनाए गए, लेकिन जो पार्टी हारती है वो कभी भी इस चीज़ को फिर एक्सेप्ट नहीं करती, वो इसके लिए क्वेश्चन मार्क लगाती कि इस धांधलेबाजी हुई है, चुनाव गलत तरीके से करवाए गए हैं या गलत तरीके अपनाए गए हैं, तो वो उस रिजल्ट को मानेगी नहीं. तो यहाँ से भी साबित हो जाता है कि हमारे देश के चुनाव साफ और निष्पक्ष रूप से हो रहे हैं. आउटकम ऑफ इंडियाज इलेक्शन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. देश के जो चुनाव के परिणाम हैं वो खुद अपने बारे में बता रहे हैं कि रूलिंग पार्टी यहाँ पर आमतौर पर हारती रहती है इलेक्शन के अंदर, चाहे वो नेशनल लेवल की पार्टी हो चाहे स्टेट लेवल पर सरकार बन रही हो, वो हारते ज़रूर हैं. In fact, in every 2 out of the 3 elections held in the last 15 years, the ruling party lost. और ये भी एक सच्चाई है कि देश के अंदर हर 15 साल के बीच में 3 में से जो 2 इलेक्शन रूलिंग पार्टी हार जाती है. इन द यूएस, जबकि यूएस में एक और तरीका है जहाँ पर हमेशा जो है रूलिंग पार्टी
अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो जिताने की कोशिश करती है, वहाँ पर बहुत मुश्किल से ही कोई हारता है इलेक्शन। जबकि इंडिया में तो जितने भी सिटिंग एमपीज हैं और एमएलएज हैं, उनमें से आधे तो हमेशा इलेक्शन हार ही जाते हैं। कैंडिडेट हु आर नोन टू हैव स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी, वो कैंडिडेट जो ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और सोचते हैं कि वोट वो खरीद सकते हैं। दोज विद नॉन क्रिमिनल, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अपराधियों के साथ संपर्क होते हैं, वो भी इलेक्शन हार जाते हैं। तो ऐसे में क्या गारंटी है कि वो ये जो है जीत जाएंगे। तो ये चीज़ साबित करती है कि चाहे कितने क्रिमिनल कनेक्शन हो, चाहे कितना ही मनी आपके पास हो, लेकिन जब तक पब्लिक आपको सपोर्ट नहीं करती तब तक आप जीत नहीं सकते। ये हमारे देश की एक खासियत है। और bearing with very few disputed elections, the electoral outcome are usually accepted as people's verdict by the defeated party। और कुछ केसेस को छोड़ दे, कुछ चुनाव के रिजल्ट्स को अगर हम झगड़े वाली जो स्थितियां हैं उनको छोड़ दें, तो ज़्यादातर जो चुनाव का परिणाम होता है बेटा, वो जो हारी हुई पार्टी होती है, हारा हुआ जो राजनीतिक दल होता है, वो इसको लोगों की इच्छा समझकर, पीपल्स वर्डिक्ट का मतलब है लोगों की इच्छा समझकर स्वीकार कर लेता है कि शायद जनता हमें नहीं पसंद करती, इसलिए हमें वोट नहीं दिए, या हमारा काम उन्हें पसंद नहीं आया। नेक्स्ट बेटा, चैलेंजेस क्या है हमारे देश में फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने के रास्ते में। यानी से इस क्वेश्चन को कई फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, कई सेंस बन सकती हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया? What type of challenges are faced by the election commission to conduct the free and fair elections? इस टाइप से कई सेंस में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर बेटा पावर प्ले गेम तो है ही, हम मानते हैं कि जिस पे पास ज़्यादा पावर है, जो ज़्यादा रिच है, उसके चांसेस बने रहते हैं कि वो इलेक्शन के रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर सके। लेकिन फिर भी जनता सर्वोपरि है, जनता सर्वमान्य, जो जिसको वो ज़्यादा लाइक करती है उसी को वोट देती है। यहाँ पर इसके लास्ट पैराग्राफ में आप देख सकते हैं वो चैलेंजेस जो पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करने पड़ रहे हैं। पहला ये है, कैंडिडेट और पार्टीज जो कि ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, वो अपनी विक्ट्री इंश्योर करने की कोशिश करते हैं ज़्यादा पैसे का इस्तेमाल करके, जिसकी वजह से बड़े पार्टी तो इंजॉय करती हैं, जो कि छोटी पार्टीज हैं और इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं, हमारे जैसे व्यक्ति जो किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं होते, वो उनके लिए इलेक्शन लड़ना एक मुश्किल काम हो जाता है। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल कनेक्शन, कई देश के कई हिस्सों में तो अपराधियों के साथ जो संपर्क होते हैं राजनीतिक दलों के, उसकी वजह से भी ये जो है इलेक्टोरल रेस को जीतना मुश्किल हो जाता है। और मेजर पार्टीज जो है बार बार अपने इनको क्रिमिनल कनेक्शन वाले लोगों को ही ज़्यादा टिकट देती हैं, जिसकी वजह से जो दूसरे लीडर्स होते हैं उस पार्टी के, उनको आगे आने का मौका नहीं मिल पाता। कुछ ऐसी पार्टीज भी हैं जहां फैमिली को ज़्यादा वो प्रेफरेंस दी जाती है, यानी जिस फैमिली की वजह से वो पॉलिटिकल पार्टी बनी है उसी के फैमिली मेंबर्स को आगे बढ़ाया जाता है। वही कुछ फैमिलीज ही उसको डोमिनेट करने लगती है पॉलिटिकल पार्टीज को, वो टिकट अपनी मर्जी से अपने रिश्तेदारों को बांट देती हैं, अपने परिवार वालों को। और इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी है कि वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर little choice to ordinary citizens, for both the major parties are quite similar to each other both in policies and practices। और एक और ख़ासियत ये है कि हमारे देश के अंदर जब एक पार्टी बार बार हार रही हो, तो हारने के बाद वो एनालाइज करती है जब अपनी हार का, तो वो ये देखती है कि दूसरी पार्टी ने कौन से मुद्दे उठाए, कौन से उसने पॉलिसीज बनाने का या इम्प्लीमेंट करने का वादा किया है, उनकी क्या आइडियोलॉजी है, तो वो सेम आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करने लगते हैं ताकि अगले इलेक्शन में वो भी जीत सके। तो जिसकी वजह से वोटर्स को मुश्किल हो जाती है, मतदाताओं के सामने एक कन्फ्यूजन खड़ा हो जाता है कि वो किसको वोट दे, क्योंकि सबकी सेम आइडियोलॉजी है। स्मॉलर पार्टी जो होती हैं देश के अंदर और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जबकि बिगर पार्टीज इंजॉय करती है क्योंकि वो पहले से इस्टेब्लिश्ड है और उनके पास पैसा भी है और उनका सपोर्ट भी ज़्यादा है। और जो हम जैसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं या फिर जो छोटी पार्टी के जो सदस्य होते हैं, उनके लिए इन चुनाव में लड़ना या उनके कंपैरिजन में लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे देश के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने के रास्ते में रुकावट है, ऑब्स्टेकल्स हैं।
दीज चैलेंजेज एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन इंडिया। ये बात भी सच है कि ये जो समस्याएं हैं ये केवल भारत में नहीं है, बल्कि ये पूरे हर उस डेमोक्रेसी में है जो संसार में मौजूद है। These deeper issues are a matter of concern for those who believe in democracy। ये उन सब के लिए चिंता का विषय है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं कि इन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। That is why citizens, social activists और organizations have been demanding reforms in our electoral system। यही कारण है कि हम जैसे सामान्य नागरिक और जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं और संस्थाओं के जो सदस्य होते हैं वो बार बार हमारी चुनावी प्रणाली को सुधारने के लिए मांग करते रहते हैं, अपनी डिमांड करते रहते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम रिफॉर्म्स? क्या आप भी कुछ सुझाव दे सकते हैं सुधार के कि कैसे इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है और कैसे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सकता है। What can an ordinary citizen do to face these challenges? इन समस्याओं को दूर करने के लिए एक आम आदमी, एक आम नागरिक क्या कर सकता है? तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अब आप क्या करेंगे, जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स हैं बेटा वो तो आप राइट डाउन करेंगे, प्लस इस क्वेश्चन को भी आप अपने व्यूज अपने एक्सप्रेस करेंगे यहाँ पर कि आप इन चैलेंजेस को फेस करने में अपने क्या सजेशन देना चाहेंगे। तो ये जो आपकी यहाँ पे टर्म्स दी हुई हैं इन टर्म्स को याद कीजिएगा। जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं बेटा ये और मैच द कॉलम है, इन सब को अपनी बुक में कर लीजिएगा। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको ड्यूरिंग द रीडिंग सेशन बताए हैं वो आप लोग उनमें से कुछ 7 to 8 जो मेजर क्वेश्चंस हों जो कि मेन हेडिंग के रूप में अपनी बुक में अपने चैप्टर में आए हैं उनको आप राइट डाउन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। यहाँ आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहे जा रहा है बेटा, सितंबर एग्ज़ाम तक ये डिसाइडेड था हालांकि, लेकिन इस चैप्टर को मैंने सितंबर एग्ज़ाम में नहीं डाला है क्योंकि अभी ये कवर हुआ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको समझ आया होगा, तो इसको लर्न कीजिएगा और थ्रू आउट इसकी रीडिंग भी करनी है। थैंक यू।